अस्सलाम स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है सेल्फ एजुकेशन के चैनल पर। तो यहाँ पर हम आपको क्लास 10 की साइंस एंड बाकी वेरियस सब्जेक्ट भी कंप्लीट करवाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 की साइंस। हम क्लास 10 की साइंस में सबसे पहला जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो हम लास्ट वाले चैप्टर को हम सबसे पहले लेकर के आए, जिसका नाम है हमारा एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण। तो सबसे पहले देखेंगे इस चैप्टर के लिए कि पर्यावरण एनवायरनमेंट क्या होता है। तो हमारे आसपास का वह वातावरण जिसमें हम रहते हैं, श्वास लेते हैं, जीवन यापन करते हैं, वह पूरा वातावरण क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। तो हम डेफिनेशन लिखेंगे। हमारे आसपास का वह वातावरण जिसमें हम रहते हैं, जीवन यापन करते हैं, श्वसन करते हैं, पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण घटकों द्वारा बना होता है, घटकों द्वारा बना होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि पर्यावरण में घटक सम्मिलित होते हैं। तो एक नया वर्ड आया हमारे पास में, घटक। घटक से हम आगे देखेंगे तो जो घटकों के बारे में हमें पढ़ना, तो वातावरण में दो प्रकार के हमारे घटक पाए जाते हैं। पहला होता है जैविक घटक और दूसरा होता है अजैविक घटक। तो वातावरण में दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं। पहला होता है जैविक घटक और दूसरा होता है अजैविक घटक। जैविक घटक को हम देखेंगे तो जैविक घटक के अंदर किनको सम्मिलित किया गया है? सभी सजीव घटकों को, सभी सजीव घटकों को जैविक घटक के अंदर सम्मिलित किया गया है। और सभी निर्जीव घटकों को हम अजैविक घटक के अंदर सम्मिलित करते हैं। अब सजीव घटकों के अंदर हमारे क्या क्या आएंगे? सजीव घटकों के अंदर हमारे क्या क्या चीजें आएंगी, तो आपको ध्यान से देखना। सजीव घटकों के अंदर हम व्हाइट कलर का पेन यूज करें। सजीव घटक के अंदर हमारे आएंगे जीव, जीव जंतु। जीव जंतु के साथ में अलग से एक चीज देखिएगा, सूक्ष्म जीव, क्योंकि ये हम इनके किंगडम्स के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। सूक्ष्म जीव एवं कवक, फंगस, ये हमने इनको इनके किंगडम्स के अकॉर्डिंग लिखा है। जैसे अगर हम देखते हैं तो सभी जीव रहते हैं वो प्लांटी किंगडम के अंदर आते हैं, सभी जंतु रहते हैं वो किंगडम एनिमेलिया के अंदर आते हैं। सभी सूक्ष्म जीव जिनके अंदर हम जीवाणुओं को मिलती है, जीवाणुओं की बात करें तो जो सभी जीवाणु होते हैं वो मोनेरा के अंदर आते हैं। एवं कवक और फंगस इनका एक अलग ग्रुप है जिसे हम फंजाई कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, घटक हमारे दो प्रकार के होते हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक। सभी सजीव घटकों को हम जैविक घटक कहते हैं, जबकि सभी निर्जीव घटकों को अजैविक घटक कहते हैं। सजीव घटकों के अंदर हमने एग्जांपल देखे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, कवक, फंगस, ये सारे के सारे एग्जांपल जो रहेंगे वो हमारे जैविक घटकों के अंदर आएंगे। अब अजैविक घटकों के अंदर कौन आएगा, हम उसको जरा साइड करते हैं। निर्जीव घटकों के अंदर या फिर अजैविक घटकों के अंदर हमारे जो आते हैं
और अगर हम निर्जीव घटकों की बात करें तो निर्जीव घटक नाम से समझ में आ रहा है, निर्जीव जो जीवित नहीं होते, जैसे कि हवा, पानी, हमारा पानी आ गया, इसके बाद मृदा, तापमान, पीएच आदि ये सारे घटक आएंगे हमारे निर्जीव घटकों में। और निर्जीव घटकों को हम सारे निर्जीव घटकों को हमने अजैविक घटक के अंदर रखा गया, जबकि सभी सजीव घटकों को हमने जैविक घटकों के अंदर रखा गया। अब पारितंत्र किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। पारितंत्र इसे इंग्लिश में इकोसिस्टम या इकोसिस्टम भी कहते हैं। पारितंत्र बेसिकली कुछ नहीं होता बल्कि दो चीजों का मिश्रण होता है, कुछ चीजों का एक युग्म होता है जिसके अंदर जैविक घटक आते हैं और अजैविक घटक आते हैं। अर्थात जैविक और अजैविक घटकों को एक साथ में पारितंत्र कहते हैं। दोबारा सुनिएगा, पारितंत्र किसे कहते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक इन दोनों को सम्मिलित रूप से पारितंत्र कहते हैं। तो जैविक घटक में अभी हमने देखा वो सभी घटक आएंगे, अजैविक घटकों में हमने जो घटक देखा वो सभी घटक आएंगे। पारितंत्र के भी दो प्रकार हैं। पारितंत्र का जो पहला प्रकार है वो है हमारा प्राकृतिक पारितंत्र और दूसरा प्रकार है हमारा मानव निर्मित या कृत्रिम पारितंत्र। अब देखेंगे ध्यान से प्राकृतिक पारितंत्र किसे कहते हैं। प्राकृतिक पारितंत्र इंग्लिश में अगर हम इसे लिखेंगे तो इसे इंग्लिश में नेचुरल नेचुरल इकोसिस्टम बोलेंगे। प्राकृतिक पारितंत्र वह पारितंत्र होता है जो प्रकृति में स्वयं को चलायमान रख सके और प्रकृति में स्वयं को उसको संचालित रखने के लिए, प्रकृति में स्वयं को बरकरार रखने के लिए उसको किसी भी मानव सहायता की आवश्यकता नहीं होती हो। परिभाषा लिखेंगे इसकी, वह पारितंत्र जिसे प्रकृति में संचालित रहने के लिए किसी मानव सहायता की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा पारितंत्र जिसे प्रकृति में संचालित होने के लिए किसी भी प्रकार की मानव सहायता की आवश्यकता नहीं है, यानी अगर मानव द्वारा किसी भी प्रकार की उसको सहायता नहीं की जाए तब भी ये पारितंत्र क्या करेगा, स्वयं को प्रकृति के अंदर अपने आप को संचालित करे रखेगा। ऐसे पारितंत्र को हम प्राकृतिक पारितंत्र कहते हैं। प्राकृतिक पारितंत्र के कुछ हमको उदाहरण देखने हैं, एग्जाम्पल देखने हैं। तो इसके उदाहरण है दो प्रकार के, स्थलीय यानी ऐसे प्राकृतिक पारितंत्र जो स्थल पे पाए जाते हैं, और जलीय। स्थलीय के इसके उदाहरण आएंगे जैसे प्राकृतिक पारितंत्र के कोई भी जंगल यानी वन, किसी भी भूमि के क्षेत्र पर यदि वन है तो उसको उस भूमि के क्षेत्र पर परमानेंट रहने के लिए, सदैव रहने के लिए मानवीय किसी प्रकार की सहायता की जरूरत नहीं होती। ऐसे अगर हम जलीय के अंदर देखेंगे तो बहुत सारे हैं, जैसे नदी, समुद्र आदि। इसके अंदर जंगल और एक और हम लिख देते हैं रेगिस्तान। तो ये हो गया है हमारा प्राकृतिक पारितंत्र। ठीक है, अगला है हमारा मानव निर्मित पारितंत्र। इसे कृत्रिम या आर्टिफिशियल पारितंत्र के नाम से भी जाना जाता है।
इसके अंदर वह पारितंत्र होता है, जैसा हमने प्राकृतिक के अंदर देखा, यानी ऐसे पारितंत्र जिन्हें प्रकृति में रहने के लिए मानव सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अंदर बिल्कुल उसका ऑपोजिट है, यानी ऐसे पारितंत्र जिन्हें प्रकृति में रहने के लिए मानव सहायता की आवश्यकता पड़ती है, यानी अगर उन्हें मानव सहायता ना दी जाए तो ये पारितंत्र स्वयं को प्रकृति में स्थापित नहीं रख पाएंगे, ये नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे पारितंत्र जिन्हें प्रकृति में स्वयं को स्थापित करे रखने या चलायमान या संचालित रखने के लिए मानव सहायता की आवश्यकता पड़ती है। मानव सहायता की आवश्यकता पड़ती है। इसकी एग्जाम्पल देखेंगे तो इसके एग्जाम्पल को समझना बहुत आसान है। जैसे कि नदी के अंदर जो हमने देखा, जो प्राकृतिक पारितंत्र का एक उदाहरण था, नदी के अंदर हमने देखा कई प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं, कई प्रकार के पादप प्लवक एवं जंतु प्लवक पाए जाते हैं, कई प्रकार के और भी जीव जंतु पाए जाते हैं। उन्हें नदी के अंदर उसी अवस्था में रहने के लिए किसी प्रकार की मानव सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, मानवीय किसी इंटरफेरेंस की उनको आवश्यकता नहीं होती। अगर कोई भी मानव सहायता ना मिले तब भी वो अपने आप को उस वातावरण के अंदर, यानी कि उस अपने पारितंत्र के अंदर स्वयं को स्थापित रख पाएंगे। जबकि हम बात कर रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखते हैं मछलियां, नदी के अंदर कई प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं, वे अपने आप को जब प्राकृतिक पारितंत्र के अंदर, नदी के अंदर जब वो रहेंगी तो उन्हें अपने आप को स्थापित रखने के लिए किसी प्रकार की मदद की जरूरत नहीं है। जबकि अगर हम देखें तो मछलियों को रखने का कृत्रिम तरीका होता है, जिसे आप सबने देखा होगा, जिसे बोलते हैं कृत्रिम मछली घर, अर्थात कृत्रिम मछली घर बोलते हैं। और उसे एक्वेरियम भी बोलते हैं। एक्वेरियम के अंदर जब हम मछलियों को रखते हैं तो वहां पर हमको मछलियों को कॉन्स्टेंटली हमको लगातार रूप से हमें उन्हें ऑक्सीजन की सप्लाई करनी होती है, हमें उन्हें भोजन की आपूर्ति करवानी होती है, हमें उस टैंक को नियमित रूप से साफ तक करना होता है। अगर हम उसको मानवीय सहायता ना दें, यानी अगर हम उसको भोजन की आपूर्ति ना करें, अगर हम उसको ऑक्सीजन की आपूर्ति ना करवाएं, ऑक्सीजन टैंक लगा करके अगर हम उसकी सफाई ना करें तो वो पारितंत्र नष्ट हो जाएगा। तो ऐसा पारितंत्र जिसमें मानवीय सहायता की आवश्यकता पड़ती है, पहला हमने देखा एक्वेरियम है। ऐसे कई सारे और भी हमारे होते हैं, जैसे कि स्थल वाले देखते हैं तो गार्डन, पार्क, आपने देखा होगा गार्डन होते हैं, पार्क होते हैं, वहां पर घास लगी होती है, कई सारे पेड़ पौधे होते हैं, बट वो मानवीय सहायता से ही सुचारू रूप से संचालित रहते हैं। आगे हम देखेंगे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि हमें जंगल की सफाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमें नदी की सफाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन हमें एक्वेरियम की सफाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो हमें एक्वेरियम की सफाई क्यों करनी पड़ती है? जबकि हमें किसी भी नदी की सफाई को आगे से नहीं करनी पड़ती। हम नदी की सफाई यदि करते भी हैं तो हम नदी की सफाई तब करते हैं जबकि उस नदी को मानवीय कारणों द्वारा ही गंदा किया जाता है, अन्यथा किसी भी नदी को सफाई की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि एक्वेरियम की सफाई, एक्वेरियम में तो मानव द्वारा कोई भी कचरा नहीं डाला गया, फिर एक्वेरियम की मानव को सफाई क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि एक्वेरियम में प्राकृतिक पारितंत्र ना होने के कारण
अपमार्जक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। डिकम्पोजर, क्योंकि एक्वेरियम में प्राकृतिक पानी तंत्र ना होने के कारण अपमार्जन उपस्थित होता है। क्योंकि एक्वेरियम में प्राकृतिक पानी तंत्र नहीं होता, इसलिए उसके अंदर अपमार्जन डिकम्पोजर अनुपस्थित होते हैं। हमने ये देखा डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या होता है? डिकम्पोजर प्रकृति में हमारे नेचुरल रूप से जो पाए जाने वाले ऐसे जीव होते हैं जो हमारी प्रकृति को साफ सफाई का काम करते हैं। यानी जब भी कोई जीव गलता है, सड़ता है, जब भी कोई जीव मृत होने के बाद में जब उसका गलन चलाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, या फिर जब भी कोई जीव अपना बायोलॉजिकल अपना जो भी वेस्ट को प्रोड्यूस करता है, तो उस वेस्ट को नष्ट करने के लिए जो प्रक्रिया रहती है, उस प्रक्रिया को करने का काम कौन करते हैं? हमारे अपमार्जक करते हैं या फिर हमारे डिकम्पोजर करते हैं। इन्हें अपमार्जक या डिकम्पोजर कहा जाता है। ये क्या करते हैं? किसी भी प्रकार के कार्बनिक अपशिष्ट के ऊपर आ जाते हैं एवं उसको धीरे धीरे करके नष्ट करने का काम करते हैं। जैसे कि कोई बड़ा पेड़ होता है तो बड़े पेड़ के नीचे जो भी पेड़ से टहनियां वगैरह टूट करके गिरती हैं, अपमार्जक उन टहनियों को टूट करके उन्हें अपघटित करने का काम करते हैं एवं उस अपघटन से ये क्या करते हैं? जो भी उस पेड़ की टहनी से निकलने वाले जो भी पोषक तत्व हैं, उन पोषक तत्वों को ये वापस से मृदा के अंदर मिला देते हैं। इस प्रकार से ये मृदा के अंदर खनिज लवणों का रिसाइकल करने का पुनः चक्रण का भी कार्य करते हैं। तो एक्वेरियम की सफाई क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि एक्वेरियम में डिकम्पोजर नहीं पाए जाते। अतः मछलियों द्वारा जो भी वेस्ट प्रोड्यूस किया जाता है, जो भी वो गंदगी प्रोड्यूस करती है, तो क्योंकि वो एक नेचुरल पारितंत्र है नहीं, वो एक नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, इसलिए उसके अंदर डिकम्पोजर अनुपस्थित हो। डिकम्पोजर अनुपस्थित होने के कारण ये उस कचरे को साफ नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पर होते नहीं है, तो उस कचरे को हमें साफ करना पड़ता है। अन्यथा अगर हम उसको साफ नहीं करेंगे तो धीरे धीरे एक्वेरियम बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा, जिसके कारण एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पर मछलियों की मृत्यु हो सकती है। तो आज के लिए हमारे इतना ही। अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कीजिए। अगले लेक्चर तक आप स्टे ट्यून्ड रहिए। जैसे ही हमारा अगला लेक्चर आएगा आप सभी को नोटिफिकेशन आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।